नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक अवसर है। 60 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री निरंतरता में तीसरी बार चुना गया है और संसद के दरवाजे पर दस्तक देगा। वैसे तो सेंट्रल हॉल में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों की संयुक्त बैठक हुई थी नतीजे आने के बाद और नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुना गया था यानी प्रधानमंत्री चुना गया था, तो वो पार्लियामेंट गए थे। लेकिन लोकसभा में उनकी उपस्थिति 24 जून को यानी सोमवार को पहली बार होने जा रही है चुनाव जीतने के बाद। और ये 18वीं लोकसभा का पहला ऐतिहासिक सत्र है। 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें पहले 2 दिन जो नए चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी लोकसभा के सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी। अगले दिन यानी 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और जो संकेत मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि कुछ इस तरह के संकेत हैं कि ओम बिरला ही कंटिन्यू जारी रखे जा सकते हैं, क्योंकि ओम बिरला को न केवल 5 साल का अब संसद को चलाने का, लोकसभा को चलाने का अनुभव है, बल्कि वो सुमित्रा महाजन के ढीले-ढाले रवैये के मुकाबले बहुत सख्त और जब जरूरत पड़ी तो पूरे सदन को साथ लेकर के चलने वाले साबित हुए हैं। आपको याद होगा जब 3 नए कानून पारित करने की बात थी लोकसभा भंग होने से पहले, तो 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के निलंबित करना पड़ा था और वो सख्त फैसला भी लिया गया था ओम बिरला के द्वारा और जगदीप धनखड़ के द्वारा। और जिस तरह का रवैया रहा है पिछले 10 साल में विपक्षी दलों का, खास तौर से कांग्रेस की सरपरस्ती में विपक्षी दलों का, उसके मद्देनजर मोदी सरकार को सदन चलाने के लिए और विधायी कार्यों को निपटाने के लिए, उनको सिरे चढ़ाने के लिए ओम बिरला जैसे ही सख्त स्पीकर की जरूरत है। वैसे पक्के तौर पर तो कोई भी नहीं कह सकता है कि ओम बिरला ही होंगे या कोई और आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। पर 17-18 जून को राजनाथ सिंह के आवास पर जो सहयोगी दलों की और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक हुई है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत खबरें आ रही हैं, उनसे संकेत यही मिल रहे हैं कि सबकी सहमति ओम बिरला पर है और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो सहयोगी दलों को दिया जाएगा, ये भी लगभग तय है। और ये पद जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उसको दिया जा सकता है, टीडीपी को दिया जा सकता है। जनता दल यू को इसलिए संभवतः नहीं, क्योंकि जनता दल यू के एक तो 12 एमपी हैं और टीडीपी के 16 हैं। दूसरे, जनता दल यू के उपसभापति हैं राज्यसभा में हरिवंश, तो वो अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। बहरहाल, मैंने इस संसद सत्र को ऐतिहासिक केवल इसलिए नहीं कहा है कि निरंतरता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार और वो सदन को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव होगा, बहुत संभव है डिप्टी स्पीकर का चुनाव उस दिन हो या आगे चल करके हो। 27 जून को जब
राज्यसभा का सत्र शुरू होगा तो उसी दिन राष्ट्रपति का भी अभिभाषण होगा दोनों सदनों के लिए। यह संयुक्त अधिवेशन होता है दोनों सदनों का और उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं जब नई लोकसभा चुने जाती हैं और पहला संसद सत्र होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। विपक्ष की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि साहब जो नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, जो 3 क्रिमिनल लॉ जो है बनाए गए हैं, उनको लेकर के ममता बनर्जी ने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कि साहब ये तब पारित किए गए जब संसद के 146 सांसद जो हैं वो निलंबित थे। इनकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, इनका जो अमल है 1 जुलाई से जो शुरू होने वाला है, वो अमल में आने वाले हैं, उसको टाला जाना चाहिए। तो 3 जो क्रिमिनल लॉ हैं, उन पर, नीट की परीक्षा पर, शेयर बाजार में जो तथाकथित गड़बड़ी जो राहुल गांधी बता रहे थे, अग्निवीर, और इसके अलावा भी कुछ मुद्दों को लेकर के विपक्ष हो हल्ला करेगा, ये बिल्कुल तय है। इसमें कहीं किसी को शक संदेह नहीं है। जहां तक प्रोटेम स्पीकर का प्रश्न है वो तय हो चुके हैं। 7 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि मेहताब। वो कल पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद वो लोकसभा पहुंचेंगे और लोकसभा पहुंच करके वो चुने हुए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 24 जून को 280 सांसदों की शपथ होनी है और 25 जून को 264 की होनी है। 26 जून को स्पीकर का चयन होगा, 27 को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, 28 जून को इस पर चर्चा शुरू कराई जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्री परिषद का लोकसभा और राज्यसभा से परिचय कराएंगे। जो सूचना मिल रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होने वाली है, अगर विपक्ष उसको होने देगा तो, क्योंकि राहुल गांधी और कुछ दूसरे विपक्षी दलों के नेता कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम अति उत्साह कहते हैं, और वो धमकी वाले अंदाज में बात कर रहे हैं कि इस बार तो हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है। ताकत कितनी बढ़ी है? ये 52 से 99 पर पहुंचे। राहुल गांधी 2 जगह से चुने गए थे तो वायनाड से इस्तीफा देने के बाद उनकी संख्या 98 रह गई। लेकिन एक महाराष्ट्र से सांगली संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुने गए, वो चूंकि कांग्रेस के साथ आ गए हैं तो इनके संसद सदस्यों की संख्या फिर से 99 हो गई है। तो इनको लगता है कि 99 हो गई है तो अब हमारी शर्तों पर ही सदन चलेगा। जिस तरह के इनके बयान आए हैं और जिस तरह की ये कॉलर खड़े करके बोलते हैं, बातें करते हैं और प्रधानमंत्री पर अटैक करते रहते हैं, जब से नतीजे आए हैं ये एक्चुअल में पचा नहीं पा रहे हैं कि निरंतरता में नरेंद्र मोदी इनके पड़नाना जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोग तो चाहते थे कि नेहरू का वो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम रहना चाहिए, इनके खानदान के नाम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। इसलिए जब नतीजे आए तो कई तरह की बातें कही गई कि नैतिक आधार पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये तो 400 पार का नारा दे रहे थे, इनको तो 300 सीटें भी नहीं आई हैं, इनके तो एनडीए की भी 300 सीटें नहीं आई हैं मिलकर के, उनको प्रधानमंत्री बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार गए हैं। मतलब कमाल की बात यह है
कि इनके घटक दलों की संख्या 14 है। ये 14-15 जितने भी हैं, इन सबके सांसदों को मिला करके 18वीं लोकसभा के लिए 232 चुने गए हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240 आए हैं। और ये फिर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, उनको वो कोई नैतिक अधिकार नहीं था। अब कानूनी, संवैधानिक, वो तो ये बात करते ही नहीं है। इनके तो एजेंडे ही अलग होते हैं और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसके भी एजेंडे अलग ही होते हैं। तो इस मायने में ये संसद सत्र बेहद अहम है कि नरेंद्र मोदी निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सदन में बोलेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में। और जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं और जिस अंदाज में बोलते हैं और जिस तैयारी के साथ बोलते हैं, तो उसको हमने अतीत में भी देखा है कि ये लोग कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और एक बार तो हमने ये भी देखा है कि जब वो राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, तब लगातार उनके पूरे भाषण कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के नेता नारेबाजी करते रहे थे और लास्ट में नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा था कि एक अकेला जो है वो इन सब पर भारी पड़ा है। कई चीजें इस सदन में होने वाली हैं। जब से रिजल्ट आए हैं तब से राहुल गांधी हमलावर हैं, नरेंद्र मोदी चुप हैं, कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। इस बीच वो कुछ कार्यक्रमों में शामिल भी हुए हैं, श्रीनगर भी गए हैं, लेकिन गंभीरता बनाए हुए हैं। ये जब नरेंद्र मोदी जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, तब ये सदन में टिक पाएंगे, टिक करके उनका जवाब सुन पाएंगे, लगता नहीं है। और वो दृश्य देखने लायक होगा 2 जुलाई को भी और 3 जुलाई को भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तथ्यों के साथ आते हैं। और जब वो राष्ट्रपति के जरिए अपनी सरकार का अगले 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे, तब भी इनकी प्रतिक्रियाएं देखने वाली होंगी। तो सबसे पहली बात, ये सबकी निगाह इस पर रहेगी, स्पीकर कौन बनता है, डिप्टी स्पीकर कौन बनता है। इसके अलावा 3 लोगों पर और नजर रहेगी। एक है राशिद इंजीनियर, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला से चुन करके आए हैं, जेल में हैं और आतंकवादियों को पनाह देने, उनको हथियार सप्लाई करने के गंभीर आरोप में यूएपीए के तहत जेल में हैं। दूसरे, खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाला और इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल, जो खड़ूर साहब से चुना गया है, निर्दलीय। और तीसरा, जो फरीदकोट से चुना गया है, इंदिरा गांधी का जो हत्यारा था बेअंत सिंह, उसका बेटा सरबजीत खालसा, वो भी इंडिपेंडेंट चुना गया है। तो ये 18वीं लोकसभा एक तरीके से इन 3 के चुने जाने से भी एक अलग तरह का दाग लेकर के, एक अलग तरह का कलर लेकर के स्थापित होने वाली है, गठित होने वाली है। तो इनकी शपथ कब होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। एक और बात है, क्या राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष का पद लेने का साहस कर पाएंगे? सबकी निगाह इस पर रहेगी। और ये इसलिए क्योंकि आदतन
राहुल गांधी विदेश यात्राएं बहुत करते हैं और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो तो बहुत तैयारियों के साथ सदन में आता है। अलग अलग विषयों पर उसको अध्ययन करना होता है, रिसर्च करना होता है और फिर अलग अलग मुद्दों पर उसको ये भी तय करना होता है कि हमारे संसदीय दल की तरफ से या विपक्ष की तरफ से किस दल के कौन लोग बोलेंगे। हालांकि जो दल हैं उनके नेता तय करते हैं कि हमारे दल से कौन बोलेगा, पर चूंकि नेता प्रतिपक्ष होता है तो वो फिर अपने पार्टी के लोगों को तय करता है कि विपक्षी दलों के ये नेता बोल रहे हैं तो हमारी तरफ से कौन बोले। वो सारी चीजों के लिए समय चाहिए। राहुल गांधी के पास क्या उतना समय है? और दो सदन जो गए हैं पिछले 16वीं और 17वीं जो लोकसभा गई है, 2014 2019 में जो चुनी गई थी, उसमें तो कांग्रेस को इतनी सीटें ही नहीं मिली थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद इनको मिले, लेकिन अब मिल गई हैं। तो अभी तक भी ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या किसी और को बनाया जाएगा। कई नाम चल रहे हैं, देखना होगा कि कौन बनता है। तो ये भी एक तरीके से इनकी परीक्षा का समय होगा। और राज्यसभा का चूंकि 264वां ये सत्र है और इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा 15 राज्यों की 56 सीटें खाली हुई थी। उनमें से 41 पर तो निर्विरोध चुनाव हो गए थे राज्यसभा के लिए, 15 पर वोटिंग हुई थी और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। कर्नाटक की 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और जो हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे, इसके बावजूद के कांग्रेस की सरकार है वहां और कांग्रेस के एमएलए ज्यादा थे, इसके बावजूद वहां से वो हार गए थे। और एक गुणात्मक बदलाव ये भी इस संसद में दिखाई देगा कि इस बार सोनिया गांधी लोकसभा में नहीं राज्यसभा में बैठी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस बार रायबरेली से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है और 2 जगह से वो चुन करके आए, रायबरेली और वायनाड से। वायनाड की सीट उन्होंने वैकेंट की और ये घोषणा कर दी कि वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बहन, चुनाव लड़ेंगी। तो राहुल गांधी रायबरेली का नेतृत्व कर रहे हैं और सोनिया गांधी राजस्थान के जरिए राज्यसभा में पहुंची हैं। तो राज्यसभा में सोनिया गांधी बैठी हुई आपको दिखाई देंगी, लेकिन वो 27 की सुबह से राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये वहां की कार्रवाइयां वगैरह शुरू होगी। तो 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नसीब होगा। एक दिलचस्प बात मैं बताता चलूं, 2014 से 2019 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तो नहीं पर कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ करते थे और 2019 में वो चुनाव हारे। 2019 से 2024 तक कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में और वो भी इस बार अपना चुनाव हार गए। तो ये भी सोचना होगा राहुल गांधी को, अगर वो अंधविश्वासों में थोड़ा बहुत यकीन रखते हैं, इन घटनाओं पर अगर उनको कुछ यकीन है कि वो बने या ना बने 2029 के लिए मैं कह रहा हूं, तो सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। हालांकि इनकी सीडब्ल्यूसी ने कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद संभालना चाहिए, लेकिन साहब ये तो गांधी नेहरू परिवार से हैं, सीडब्ल्यूसी का फैसला इनके लिए क्या मायने रखता है? ये तो सीडब्ल्यूसी से ऊपर है। सीडब्ल्यूसी का फैसला बाकी कांग्रेसियों पर तो लागू होता है पर इस परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। अगर ये नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इनके लिए एक और धर्म संकट होगा। धर्म संकट ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी घबराते हैं,
लेकिन ये देखना होगा कि ये नेता प्रतिपक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो नरेंद्र मोदी इनसे नहीं घबराते हैं, ये नरेंद्र मोदी से घबराते हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके चयन के लिए जो मीटिंग होती है, उसमें भी बैठना पड़ता है प्रधानमंत्री के साथ। जो सीबीआई का निदेशक है, जो सीवीसी का प्रमुख है, उसके चयन के समय भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बैठना पड़ता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग का भी जब सर्वे सर्वा चुना जाता है, तो भी उसको बैठना होता है प्रधानमंत्री के साथ एक ही टेबल के आर-पार। तो राहुल गांधी की जो ईगो रही है और राहुल गांधी ने जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अंट-संट बयान दिए हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे जाकर के और आँखों में आँखें डाल कर के बातें करेंगे, सलाहें देंगे, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। जहाँ तक इस सदन की बात है, इस सदन के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जिनकी दिलचस्पी है। एनडीए के 293 सांसद हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240 हैं और जो सहयोगी दल हैं इनके, उनकी कुल मिलाकर के 14 दलों की 53 सीटें हैं और टीडीपी के 16 चुन करके आए, जेडीयू के 12 चुन करके आए, शिवसेना शिंदे गुट के 7 चुन करके आए, एलजेपी के 5 और जेडीएस के 2, देवगौड़ा की पार्टी, जेएसपी के 2, आरएलडी के 2, आजसू का 1, हम का 1, एनसीपी का 1, अजीत पवार का, अपना दल का 1, एजीपी का 1, एसकेएम का 1, यूपीपीएल का 1। इसके अलावा कुल मिलाकर के जो इनको निर्दलीय सांसद हैं, उनका भी समर्थन मिलने की बात बीच में आई थी और ये खबर आ रही थी कि ये बढ़ कर के 303 हो गए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि अब पार्लियामेंट में होगी, फ्लोर पर होगी कि 10 सांसद, निर्दलीय सांसद नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के बारे में मैंने बताया कि 99 है। एक कम हुआ वायनाड सीट छोड़ने की वजह से, लेकिन एक ऐड भी हो गया, सांगली से निर्दलीय इनके साथ आ गया। इनके जो इंडी अलायंस के सहयोगी दल हैं, उनके 135 सांसद हैं और इनमें भी शरद पवार के 8, डीएमके के 22, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 29, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9, आरजेडी के 4, सीपीआई के 2, सीपीएम के 4, सीपीआई माले के 2, जेएमएम के 3, आम आदमी पार्टी के 3, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के 2 और आईयूएमएल के 3, केरल कांग्रेस का 1। इसी तरीके से एक-एक सांसद इनकी कई पार्टियों के हैं। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष है इस बार थोड़ा-सा तगड़ा है, विपक्ष मजबूत है। कुल मिलाकर के 232 सीटें हैं विपक्ष की और इनकी 293 तो एनडीए और बीजेपी के हैं और 10 निर्दलीय भी अगर इनके साथ आते हैं तो फिर इनकी संख्या 300 से ऊपर चली जाती है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री, इनकी जो राजनीति चली आ रही है, नतीजे आने के बाद से भी और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी, मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद भी, कई फैसले आ जाने के बावजूद इनकी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से ये नीट को लेकर के, नेट को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें राहुल गांधी लगातार युवाओं को उकसाने और भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके मद्देनजर भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इस बीच एक रेल दुर्घटना भी हुई थी पश्चिम बंगाल में कि इन सारे मुद्दों को लेकर के ये इस संसद सत्र को चलने भी देंगे या नहीं चलने देंगे।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।